तो कहानी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल देखा जाता है जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही होती है। वहाँ पे एक बंदा उन सारे स्टूडेंट्स की तस्वीर खींच रहा होता है। वो बंदा कहता है कि वे लड़के जरा पीछे तो होना, और वो किसी को नहीं हमारे मेन कटरू कह रहा होता है जिसका नाम सुई होता है। और हाँ, ये हमारा मेन कटरी वो भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं पीछे हो रहा हूँ। पर जो साइड में लड़की खड़ी होती है वो कहती है कि मुझे टच मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जो साइड में लड़की खड़ी होती है वो भी कहते हैं कि भाई मोटे अपने औकात में रहे, वो पीछे हो जा। वो भी उदास होकर खड़ा हो जाता है। फिर वो बंदा भी तस्वीर ले लेता है। फिर हमें सुई को दिखाई जाता है जो पार्क में अकेला उदास सा खड़ा हुआ होता है। पर पीछे से कोई लड़की उसे आवाज देती है कि सुई मैं आ गई यहाँ पे, पर तुमने इतने दिनों से मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और इसका नाम यूई होता है। सुई यूई क्या ही जोड़ी है। यूई कहती है क्या तुम्हारे को एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। वो भी कहता है कि हाँ 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 मेरे को मिल गया, पर वो पिकिंग यूनिवर्सिटी का है। और यही सुनकर यूई बहुत खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के अपने अरमानों पे रख देती। मतलब उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, गलती से हो गया था। और वो कहती है कि तो बहुत अच्छे, अब हम एक साथ कॉलेज जा सकेंगे। पर सुई शर्मा के वहाँ से निकलने लगता है और कहता है कि ऐसी चीजें मत बोला करो जो कभी सच ही नहीं होती, और मैं अभी घर जा रहा हूँ, मेरे को बहुत काम है। और ये लड़का लिटरली से बीच पार्क में छोड़ के जा चुका। जो उसके पीछे लड़कियां खड़ी होती वो भी बातें बना रही होती कि रोती कि कैसा फालतू बंदा इसे अकेला छोड़ के चला गया, ये पता नहीं उससे बात भी क्यों करती है। और इसी के बाद हमें सुई को दिखाया जाता है जो घर पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। किसी की वीडियो देख के, लाइव स्ट्रीम होती है वीडियो होती मुझको नहीं पता, इसका पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि साला मैंने इसी महीने में अपना 2 पाउंड वजन बढ़ा लिया है। और उसे वो बातें भी याद आने लगती जहाँ पे वो सब उसका मजाक उड़ाए थे। जब वो यूई के साथ घूम रहा होता है वहाँ पे लड़के भी उसका मजाक उड़ा रही होती है कि कैसा मोटा बंदा, पता नहीं लड़के इसके साथ क्यों घूमती है। और यही सारी बातें सोचते सोचते उसमें जोश आ जाता है और वो कहता है कि ये स्कूल के शुरू होने से पहले अपना मैं वेट लॉस करके दिखाऊंगा सबको। पर वो जो लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है उसमें एरर स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे उस लाइव स्ट्रीम की जगह एक बूढ़ा हुआ आता है, मतलब एक ओल्ड मैन आता है जो कहता है कि तुम्हारा वेलकम मेरी ये लाइव स्ट्रीम पर, तो तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। मेरे पास मैजिकल टूल्स, तालिस्मान, हर कुछ तुम्हें मिलेगा और वो भी एक अच्छी कीमत पे। मैं तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक अच्छी कीमत पे सब कुछ दूंगा, तो तुमने क्या लेना है मेरे से। सुई भी कहता है कि ये साला फोन लैग कर रहा है, इसके लैग करने की वजह से दूसरी लाइव स्ट्रीम लग गई, मेरे को जल्दी से अपनी एक्सरसाइज वाली लगानी होगी। पर अंदर से वो ओल्ड मैन कहता है कि भाई आप बात क्यों नहीं कर रहे, लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बाय करना चाहिए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सुई कहता है अगर तुम स्कैमर नहीं तो तुम मेरे को कोई ऐसी चीज या ट्रेजर का बताओ जिससे मेरे दिनों में वजन कम हो जाए और मैं फिट फाट हो जाऊँ। पर वो ओल्ड मैन कहता है क्या है मोटल में से मजाक करो, और एक मोटल में लाइव स्ट्रीम में कैसे आ सकती है, क्या चीज का सुपीरियर्स को पता है। पर छोड़ो, अगर तुम लाइव स्ट्रीम में आई हो तो मैं तुम्हें कोई अच्छा ही चीज है कि यहाँ से जाने दूंगा। और मैं तुम्हें एक मेथड सिखा सकता हूँ जिसे की कल्टीवेशन कहा जाता है, और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगी वेट लॉस करने में भी और तुम्हारी लाइफ में सक्सेस लाने में भी, मतलब कामयाबी लाने में। सुई कहता है कि क्या की कल्टीवेशन, क्या इसकी मदद से मैं इमोर्टल बन जाऊंगा। पर वो ओल्ड मैन अपना कोई स्पेल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से सुई के फोन के अंदर से एक स्पेल निकलता है जो उसे अपने आप ही घुटनों पर बिठा देता है, मतलब कल्टीवेशन के लिए बिठा देता है। सुई भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी अपने आप मूव कैसे कर रही है और मैं कल्टीवेशन के लिए कैसे बैठ गया। वो ओल्ड मैन भी कहता है कि शुक्र है ये मोटल बस मेरी लाइव स्ट्रीम से निकल जाए और मेरे सुपीरियर्स को बस इसका पता ना चले। और वहीं पर उसकी कल्टीवेशन पूरी हो जाती है और सुई वहां से उठता है। वो अपनी आंखें खोलता है, जब वो अपने को आईने में देखता है तो एक फिटफाट लोंडा बन गया होता है। वो भी कहता है कि क्या मैंने इतना ज्यादा वेट लॉस कर लिया, वो भी इतने ही सेकंडों में। और फिर वो जाके अपना वजन चेक करता है जो 103 हो गया होता है। वो भी कहता है कि बहुत अच्छे, तो मतलब ये 200 पाउंड मेरा कम हो चुका है और ये की कल्टीवेशन मेथड भी रियल है। तो ऐसा लगता है मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए क्योंकि ये मेरी मदद कर सकता है वेट लॉस करने में। और इसी के बाद उसे यूई की कॉल आ जाती है। वो जाके कॉल उठाता है। यूई कहती है कि 14 तारीख से पहले हमारे पास बहुत टाइम है तो हम कुछ फन कर सकते हैं। वो भी कहते हैं कि क्या फन, मतलब इतना हॉट वेदर है हम बाहर जाके करेंगे क्या। यूई कहती है क्या तो हमेशा से हॉन्टेड हाउस जाना नहीं चाहते थे तो हम इस बार चेंगिंग घोस्ट मेंशन जाएंगे। वो भी कहता है कि हाँ सही है, तो सेटल हो गया, इस बार हम जाएंगे। और यही कहने के बाद वो कॉल काट देता है और वहाँ पे बैठ जाता है और कहते हैं कि तो इस बार मेरी किस्मत मेरे हाथों में और मेरे को एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरे को इसे वेस्ट नहीं करना। और वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और कहते हैं कि तो इस बार मेरे को यूई को इम्प्रेस तो करना है। और फिर हमें एक अबंडन्ड हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लड़कियां अंदर घूम रही होती है। एक लड़की कह रही होती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ पे घोस्ट मिलेंगे। दूसरी लड़की कहती है कि पागल मत बनो, मैंने बस यहाँ पे बच्चों को डराने के लिए बात की है और मैं बस यहाँ की थोड़ी सी तस्वीरें ले लूंगा, मैं उन बच्चों को डरा पाऊँ। और पता नहीं क्यों मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। और जब वो अपने कंधे पे हाथ रखती है तो उसके हाथ पे खून लग जाता है। और वो भी कहती है कि क्या खून, पर अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और वो बंदा बस चुटकी बजाता है। उस लड़की का काम तमाम हो जाता है और सामने से उसका साथी भी आ रहा होता है जिसका नाम शेडो होता है। वो बंदा कहता है कि शेडो तुम बहुत ही स्लो। शेडो कहता है कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैसेज आया था तो मैं उसी लेने गया था, इसी की वजह से मैं लेट हो गया। वो कहता है कि अच्छा तो क्या कहा ऑर्गेनाइजेशन ने। शेडो कहता है कि उन्होंने ना एक सीक्रेट रेलम डिटेक्ट की जो कैपिटल के बीच में, और वो एंशिएंट टाइम की, मतलब एक कल्टीवेशन वर्ल्ड की जिसे किंग डी कहा जाता है। और वो चाहते हैं कि हम दोनों उस रेलम के अंदर जाए, पर
हमारे जो कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड थे तो खत्म हो गए थे और हम ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारा वहाँ पे क्या है काम, क्योंकि हम तो फ्यूचर के मास्टर हैं। पर ये सारी बातें छोड़ो, तुम मेरे को अपने उस ब्लड एनर्जी के बारे में बताओ जिसे तुम रिफाइन कर रहे थे। ये लड़का, इसे हम शियो कहेंगे, ये भी कहता है कि हाँ वो होने ही वाली है बस, पर अगर मुझे इसे पूरा डिफाइन करना है तो मेरे को कुछ और स्पिरिट चाहिए होंगे और शायद से 14 दिन भी ले ले, मतलब पूरा रिफाइन होने में। शेडो भी कहता है कि तुमने क्या किसी को यहाँ पे टपकाया है। शियो कहता है कि तुम्हें ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जिनका तुम्हें पहले से ही जवाब पता हो। शेडो कहता है कि हमें यहाँ पे अगर ड्रैगन गार्ड्स ने देख लिया तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। शियो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सब कुछ साफ करके जाएंगे। और फिर वो शेडो की तरफ एक उंगली फेंकता है या कोई हाथ वाथ होता है वो फेंकता है जिसे शेडो डिसअपियर कर देता है। शियो कहता है कि बिल्कुल ऐसे हम यहाँ पे सब कुछ साफ करके जाएंगे। शेडो कहता है कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी वो तुम्हारा डाउनफॉल हो सकता है। शियो कहता है कि हम तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, तो तुम्हें सच में लगता है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। शेडो कहता है कि बहुत बातें हो गई, अभी हमें कैपिटल के लिए निकलना चाहिए। शियो कहता है कि क्या अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, जो मेरे ब्लड बेड्स है वो अभी तक तो पूरे नहीं हुए, और जब हम यहाँ से जा रहे होंगे क्या हो अगर हमें कोई देख ले तो ये हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। शेडो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जो मेरा सिनिस्टर पपीट है वो सब संभाल लेगा, और तुम्हें तो इसकी ताकत का पता ही होगा कि क्या क्या कर सकता है। और इसी के बाद हमें सुई को दिखा जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने एक ही दिन में काफी सारा वेट लॉस कर दिया, और अगर क्या हो मैं इसे प्रैक्टिस करता रहूं और कुछ टाइम तो इससे मेरा वो जो पुराने वाला शेप है वो वापस आ सकता है। और जब ये कल्टीवेशन कर ही रहा होता है तो उसे वेन की कॉल आ जाती है और वो जाके वेन की कॉल उठाता है और उससे डायरेक्ट कहता है कि क्या रे बंदर तेरे को क्या काम है मेरे से। वेन कहता है कि तो क्या अब मेरे को कोई रीजन चाहिए तुम्हें कॉल करने के लिए, मतलब तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना। पर हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो जाओ ने हमें इन्वाइट किया था वो हॉन्टेड टावर के लिए, मैं तुम्हें 14 तारीख को लेने आ जाऊंगा तो तुम तैयार रहना। और हाँ मेरे को अभी अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो मैं अभी उसे यूज कर सकता हूँ। सुई भी कहता है कि हाँ सही तुम ड्राइव कर लेना, पर हमें किसी खड्डे में जाके ना गिरा देना। वेन उससे पूछता है कि तुम मेरे को एक बात का जवाब दो, तुम इतनी रात को कर क्या रहे हो। सुई उसे बोलता है कि मैं यहाँ घर पे अपना वेट लॉस कर रहा हूँ कुछ दिनों से। वेन उसे ट्रोल करते हुए कहते हैं कि तुम घर पे बैठ के वेट लॉस कर रहे हो, ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने अगर कुछ अगड़म दिगड़म किया तो तुम्हारा सारा काम खराब भी हो सकता है, मतलब सारी मेहनत तुम्हारी जा भी सकती है। क्या हो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कोई चैलेंज दो, 2 मंथ में तुम क्या अपना 10 किलो वजन कम कर सकते हो। सुई कहता है कि क्या बस 10 किलो, और 2 महीनों में? मेरे को 2 महीनों का भी टाइम नहीं चाहिए, मेरे को बस तुम 1 महीने का टाइम दो और मैं तुम्हें एक ऐसी फिट फाट बॉडी बना के दिखाऊंगा जिसमें 6 पैक्स भी होंगे। और यही कहने के बाद वो कॉल काट देता है और वापस से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तो अभी मेरे पास महीने 14 तारीख आने में, और अब तक मैं घर पे हूँ, जब तक मैं घर पे हूँ मेरे को बस वेट लॉस करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने उस बंदर को सरप्राइज करना है और यूई को भी। और जब वो सब कह रहा होता है तो वापस से उसकी वही एक्सरसाइज वाली लाइव स्ट्रीम में एरर आ जाता है और वापस से वही ओल्ड मैन आ जाता है और वो आते सार कहता है कि स्वागत है तुम्हारा, और वापस से तुम आगे भी लाइव स्ट्रीम में ही क्या चक्कर है, और क्या ये लाइव स्ट्रीम सही से काम नहीं कर रही, मेरे को इसके बारे में ढूंढना होगा कि इसमें मसला क्या चल रहा है। पर 1 मिनट रुको, ये बंदा सच में की को कल्टीवेट कर रहा है, और ये मुमकिन है कैसे, क्योंकि मैंने बस इसे कल मांत्रा की एंट्री के बारे में समझाया था, पर ये आज बंदा एक ही दिन में कल्टीवेशन करके बैठा हुआ है। और यह टैलेंट देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे अपना डिसेबल बना लेना चाहिए। सुई कहता है कि ये आवाज तो सुनी लग रही है, तो वही ओल्ड मैन है ना जो कल आया था, और ये वापस से लाइव आ चुके थे, मेरे को इससे जल्दी से अपना सवाल पूछना होगा। और वो ओल्ड मैन से पूछता है कि जो तुमने मुझे कल साइंटिफिक ब्रीथिंग टेक्निक सिखाई थी क्या कोई योगा या मेडिटेशन है। पर वो ओल्ड मैन से बोलता है कि मेरे दोस्त ये जो कल्टीवेशन है मेरा मेथड है, क्योंकि इसे कोई साइंस तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये क्या है, और ये जो की कल्टीवेशन है मेरे से का मेथड है, और जब तुम इसे एक्टिव कर लेते हो तो तुम की जमा करने लगते हो, जो तुम्हारा पूरा फोकस होता है वो तुम्हारे माइंड पे होता है और इसकी वजह से तुम हेवन से जुड़ जाते हो। और ये की कल्टीवेशन करने के कुछ फायदे भी, मतलब कि तुम अपना वेट लॉस कर सकते हो, तुम अपनी बॉडी को शेप दे सकते हो, और ऐसे कई प्रकार के यहाँ पे तुम्हारे को फायदे मिल सकते हो। और ये तो बस इसके आम से फायदे, मतलब शुरुआती फायदे। और ये कहते हैं कि ओल्ड मैन ये सब तो ठीक है, पर क्या आप मेरे को पूरा की कल्टीवेशन मेथड दिखा सकते हैं कि होता कैसे। और वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मेरे दोस्त तुम बहुत टैलेंटेड और तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है, पर जो कल्टीवेशन मेथड के बारे में तुम मेरे से बात करो मेरे सिक्का सीक्रेट है, और मैं वो किसी एरे गिरे को नहीं दिखा सकता, पर तुम्हारे अंदर मेरे को वो जज्बा और वो टैलेंट दिखा, तो मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी चमचमाती बुक दूंगा बस कम ही कीमत में। सुई भी कहता है कि ले आ गया ना औकात पे, और वो उसे धीरे धीरे में गालियां देने लगता है और उसे रिपोर्ट करने लगता है एड फ्रॉड के मतलब कंप्लेंट से। पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर तुम मेरे को पे नहीं कर सकते तो तुम मेरे डिसेबल बन सकते हो। सुई कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हारा डिसेबल बन सकता हूँ, इसका मतलब कि मैं और टेक्निक्स भी सीखूंगा। पर उसी के बाद उस ओल्ड मैन की लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है। सुई भी बोलता है कि क्या ये लाइव स्ट्रीम कहाँ गुम हो गई, और ये मुझे अपनी हिस्ट्री में भी नहीं दिख रही, क्या सॉफ्टवेयर के साथ कोई मसला चल रहा है, ऐसा लगता है मुझे इंक्वायरीज लेनी पड़ेगी इसके बारे में। और वो कॉल लगा देता है कस्टमर सपोर्ट को, और कुछ देर बात करने के बाद वो बोलता
बोलता है कि कस्टमर सपोर्ट वाले भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ सके। तो क्या ये कोई खतरनाक चीज है, मतलब कोई भूत वूत है क्या? और जो मेरी बॉडी के अंदर की फ्लो हो रही है वो सबूत है कि ये चीज फेक नहीं हो और मैं कोई इल्यूजन या कोई ड्रीम व्रीम में नहीं हूँ। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक छोटा सा सेक्शन लेने के बाद मैं इतना मतलब कर चुका हूँ अपनी बॉडी को। और उस वक्त उसने बस मेरे को मात्रा की एंट्री के बारे में बताया। तो अगर मेरे को अपना वेट लूज करना ही है तो मेरे को पूरी टेक्निक सीखनी ही पड़ेगी। और क्या करूँ, वो ओल्ड मैन में से 10,000 युआन मांग रहा था मुझे पूरी की कल्टीवेशन टेक्निक सिखाने के लिए। और मेरे पास इतने पैसे है भी नहीं कि मैं उसे दे सकूँ। तो मेरे पास कोई चारा नहीं थे डिसेबल बनने के अलावा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। पर छोड़ो, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस की और उसकी वजह से मेरे को बहुत भूख भी लग रही है। तो मेरे को अपने लिए कुछ खाने को ढूंढना होगा। पर अब क्या करूं, मैं यहाँ पे कुछ खा नहीं सकता क्योंकि मेरा पूरा फ्रिज खाली पड़ा हुआ है। मैं बस वहाँ पे प्रैक्टिस में ही ध्यान दे रहा था और मुझे याद नहीं रहा कि मेरे ग्रोसरीज लाने। तो ऐसा लगता है मुझे भी यहाँ पे जाना पड़ेगा। पर जो मेरे पुराने कपड़े है मेरे लिए बहुत बड़े, अगर मैंने पहन भी नहीं सकता तो अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं, पहन के तो जाना पड़ेगा, नंगा तो नहीं जा सकता ना मैं मार्केट में। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि सुई ने कुछ अपने लिए चावल और नूडल्स ले ली होता है और वो मोबाइल चलाते हुए सीधा अपने घर की तरफ आ रहा होता है। पर उसे कोई एनर्जी फील होती है। वो बोलता है कि ये क्या चीज थी और यहाँ पे ये ठंडी हवा कैसे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी का मौसम चल रहा है ना। पर उसके सामने से कोई एनर्जी जाती है। वो बोलता है कि 1 मिनट ये क्या है। पर छोड़ो, मुझे इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और मेरे को जल्दी से अपने घर जाना होगा। मेरे को बहुत भूख भी लगी। पर जब वो जा रहा होता है तो उसके सामने जो लाइटनिंग वाला खंबा होता है वो भी खराब हो जाता है। बोलता है कि ये जगह इतनी खराब क्यों, मतलब यहाँ पे अजीब सा सब कुछ लग रहा है मुझको। और उसे वापस से कोई अजीब सी एनर्जी उसके पीछे फील होती है। वो भी कहता है कि छोड़ो, मेरे को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे वापस निकलना चाहिए। कुछ देर चलने के बाद वो वापस से देखता है कि उसी जगह पे आ गया होता है जहां से उसने स्टार्ट किया होता है। वो भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि साला मैं वापस इस जगह पे क्यों आ रहा हूँ। पर क्या है कोई लेजेंडरी फेनोमेना तो नहीं, मतलब कोई घोस्ट का लूप। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि मैं वापस से उसी ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ जहाँ से मैं आया था और वो वापस से वहाँ जाने लगता है। पर वापस से वो उसी जगह आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया होता है। वो मिलता है कि सच में ये कोई घोस्ट का लूप ही है और अब मैं यहाँ से जाऊँ कैसे। और अभी भी मुझे याद आया कि मुझे किसी ने बताया था कि ये जो घोस्ट का लूप होता है ये बस हमारी कॉन्शियसनेस को ब्लर करता है। और अगर मैं तुम्हें आसान तरीके से समझाऊं तो जब मैं अपने आंखों से देखता हूँ तो मैं सीधा चल रहा होता हूँ, पर असलियत में मैं गोल गोल घूम रहा होता हूँ। और इसी गोल गोल घूमने की वजह से मैं वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता हूँ। और अगर ये कोई विजुअल इल्यूजन है तो मैं अपनी आंखें बंद करके चल सकता हूँ। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चलने लगता है। पर अचानक से उसे कोई एनर्जी फील होने लगती है, वही पुरानी एनर्जी। और वो इस बार कोई लड़की के मतलब कोई घोस्ट लड़की के रूप में आई होती है। और वो पीछे ले पूछती है कि चलो गेस करो कि मैं हूँ कौन। और फिर वो उसकी आंखों पे हाथ रख देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और वापस से बोलती है गेस करो मैं हूँ कौन। और देखो यार, इस घोस्ट को देखने के बाद मैं भी यहाँ पे मायूस हूँ और तुम भी। पर फिक्र मत करो, ये दुनिया उम्मीद पर कायम है, हमें भी कभी ऐसा घोस्ट मिलेगा और जब हमें मिलेगा तो हम भी मजे उड़ाएंगे। पर अब वापस स्टोरी की तरफ आते सुई कहता है कि तो मैं इसे टच नहीं कर सकता पर ये मेरे को टच कर सकती है। अब मैं से अगर कोई पूछेगा तो मैं उसे बोलूंगा कि हाँ सच में सुपर नेचुरल चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में। पर वो घोस्ट कहती है कि जल्दी गेस करोगे मैं हूँ कौन। और वो अपने अरमान उसके मुंह के ऊपर दबाने लगती है। सुई भी कहता है कि इससे दर्द हो रहा है, मुझे मैं करूँ क्या। जो मेरे को उस ओल्ड मैन ने कहा था कि साइंस की कल्टीवेशन के बारे में नहीं बता सकती, क्या अब ये मेरी मदद कर सकता है। और वो अपने हाथ में घी को जमा करने लगता है और जब वो जमा कर लेता है तो वो अपने पूरे हाथों पे घी को लगा देता है और फिर बोलता है कि चलो अब मैं इस घोस्ट को टच कर सकता हूँ और अब मैं बताऊंगा कि मैं हूँ कौन। और वो उसका हाथ पकड़ के उस घोस्ट को सीधा नीचे ले दे मारता और कहता है कि गस करो सिस्टर कि मैं अब तुम्हारे साथ करने क्या वाला हूँ, पर तुम पहले मेरे को ये बताओ कि तुम ही थी ना जिसने मेरे को यहाँ पे ट्रैप किया है और क्या तुम मेरे साथ कोई मजे वजे करना चाहते हो। वो घोस्ट कहते कि ये कैसे मुमकिन है, तुमने मेरे को मारा कैसे। सुई कहता है कि ये सारी बातें को छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने मेरे को यहाँ पे ट्रैप क्यों किया, मेरे को घर जाने क्यों नहीं दे रही तुम। और वो घोस्ट सुई को पकड़ने का ट्राई करती पर सुई उसे रखकर चांटा मारता है। वो घोस्ट कहते कि ये कैसे पॉसिबल, तुम मेरे को मार कैसे सकते हो। सुई कहते हैं कि मैं तुम्हें मार क्यों नहीं सकता, हम दोनों तो इतने क्लोज है ना और तुमने मेरे को देखा कि मैं हैंडसम हूँ और तुमने मेरे से यहाँ पे एडवांटेज उठाने के लिए मुझे यहाँ पे बंद कर लिया। और ये सब करने के बाद तुम कहते हो मैं तुम्हें मारू ना, तुम मेरे को सच सच बताओगे तुम यहाँ पे करने क्या आई हो। घोस्ट कहती है कि मैं यहाँ पे हेल्थ से आई हूँ और तुम मेरे को फीमेल घोस्ट कह सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, और तुम मेरे को देख कैसे सकते हो। सुई भी अपना फ्लेक्स मारने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे दूसरों से ज्यादा हैंडसम हूँ इसलिए मैं तुम्हें देख पाया। वो घोस्ट भी कहती है कि मुझे तो नहीं दिख रहा कि यहाँ पे तुम कोई हैंडसम हो, मेरे को बस तुम्हारी अजीब सी पर्सनैलिटी दिख रही है और ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे ट्रांसेंडेंस हो, मुझे मानने से तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो ये कहते हैं कि ट्रांसेंडेंस ये होता है कि क्या तुम मेरे को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। और वो दिल में कहता है कि पहले वो कल्टीवेटर, उसके बाद ये वैंकपुर स्पिरिट और उसके बाद ट्रांसेंडेंस, ये इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है असलियत में। वो घोस्ट कहती है तो अच्छा तुम्हें यहाँ पे नहीं पता ये ट्रांसेंडेंस होते क्या, मैं तुम्हें बताती हूँ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल
पीपल्स होते हैं ना जिन्होंने यहाँ पे स्पेशल पावर्स पोजेस की होती है, उन्हें यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स कहा जाता है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो सुई की चंगुल से बस के वहाँ से भाग जाती है। सुई भी कहता है कि क्या तुम भाग गई, छोड़ो यार मैं तुम्हारा करूँ क्या। और वो घोष आसमानों में जाके गुमसुम हो जाती है। सुई भी कहता है कि चलो खत्म हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि जो कल्टीवेशन है वो मेरे लिए काफी नहीं, मेरे को यहाँ पे और भी इसके बारे में सीखना पड़ेगा कि ये पूरी होती क्या है। और वहीं पर वो ओल्ड मैन भी आ गया होता है जो अपनी कोई टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से वो घोष वहाँ पे आ जाती है और वो उसे खत्म करने लगता है। वो घोष भी कहते हैं कि सीनियर ब्रदर मेरे को प्लीज आप छोड़ दो, पर वो ओल्ड मैन कहता है कि इतनी आसानी से तो नहीं, अगर मैं लेट हो जाता तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल्स है उन्हें तुम बहुत ही यहाँ पे तंग करती, तो मैं ये होने नहीं दे सकता। और जिस वर्ल्ड से तुम आए तुम उसी वर्ल्ड में चले जाओ। और उसी के बाद वो ओल्ड मैन उसे खत्म कर देता है और फिर कहता है कि अजीब सी बात है, यहाँ पे मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस किया था पर अचानक से वो गायब हो चुकी, क्या कोई मेरा वो इल्यूजन था। पर छोड़ो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और उसी के बाद हमें याओ को दिखाया जाता है जो सुई का इंतजार कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने उस मोटे का वेट देखना है कि उसने कितना लूज किया होगा, शायद से उसने कुछ ही पाउंड कम किया हो, पर फिर भी मैंने उसे देखना है कि वो कैसा दिखेगा। और इतना में ही सामने से सुई आ जाता है और कहता है कि कैसा है भाई। याओ भी कहता है कि तुमसे शायद से कोई मिस्टेक हो गई, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो। सुई कहता है कि भाई पागल हो गया क्या, मैं सुई हूँ। याओ भी कहता है क्या भाई तू इतना चेंज हो गया, ये कैसे हो सकता है। और जो ये यूनिफॉर्म में ये तो इतनी पतली है, तू भाई क्या बन गया। और जो तेरे पुराने वाले कपड़े उसके अंदर तो तेरे जैसे अभी 10 चले जाएंगे। और भाई तू मुझे एक बात बता कि क्या तूने कोई पिल विल ली है। सुई भी कहता है कि नहीं, पहले मैं तेरे को ये बताता हूँ कि जो मेरे पुराने कपड़े थे वो अभी मुझे फिट नहीं हो रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़े हो चुके, तो मैंने ये न्यू ले लिया। और दूसरी बात की मैंने बस एक्सरसाइज की, इसी की वजह से मेरा इतना वेट कम हो चुका है। याओ भी कहते हैं क्या भाई तूने बस एक्सरसाइज की, मजाक मत कर यार मेरे साथ, तुम मेरे को बता के तूने क्या किया क्योंकि ये अपनी मसल देख तू। पर सुई से एक हाथ से उठा के कहते हैं देख भाई मेरे को ठगियों की तरह टच मत कर क्योंकि मेरे को तेरे इरादों का पता है। याओ भी कहता है क्या भाई तूने कोई हल्क वल्क खाया क्या, तू इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। पर फिर कहीं से उन्हें यू की आवाज आती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यू को कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि देखो मेरे को बस तुम्हारे से बात करनी है तो तुम मेरे को थोड़ी बहुत अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो कि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। ये भी कहती कि नहीं मैंने तुमसे बात नहीं करनी क्योंकि मेरे को कोई जरूरत भी नहीं है। और वो दिल में कहती कि यहाँ पे और कोई भी नहीं तो मेरे लिए यहाँ पे मसला हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान से सब कुछ करना होगा। वो लड़का भी कहता है कि तुम तो यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही हो, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, अगर तुम मानी नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। वो दूसरे लड़के भी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ब्रदर क्या करेंगे, तो तुम मान जाओ वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और उसी के बाद वो लोग उसका हाथ पकड़ लेते हैं, पर अचानक से किसी का हाथ आता है और वो किसी का हाथ नहीं सुई का हाथ होता है। सुई कहते हैं कि अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहते तो तुम लोग यहाँ पे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। पर वो लड़का कहता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे मेरे काम में टांग क्यों उड़ा। सुई कहते हैं कि मैं जो भी होगा तुम्हें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम मेरी ले सकते हो। पर वो लड़का कहता है कि तुम क्या मेरे यहाँ पे मुंह देखने आए हो, तुम दोनों जल्दी से जाके उसे पकड़ो। उसके दोनों साथी भी कहते हैं कि हाँ लीडर अभी हम पकड़ के लाते हैं, अभी हम इसे छोड़ेंगे नहीं। पर सुई इन दोनों के पेट में लात मार के उन दोनों को वहाँ पे ढेर कर देता। वो लड़का भी कहता है कि तुम हो कौन और प्लीज तुम मेरे को यहाँ से जाने दो। सुई भी कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जाओ। और वो उसके मुंह पे सीधा तमांचा मारता है, लात मारता है। और वो लड़का अपने दोनों साथियों के ऊपर जाके गिरता है और कहता है कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, इससे मुझे बचना पड़ेगा और यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और वो वहाँ से निकलने लगता है और कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पे जरूर वापस आऊंगा। और जब वो लोग चले जाते तो ये पूछते कि क्या तुम सुई। सुई भी कहते कि हाँ ये मैं ही हूँ और अभी मैं ज्यादा खूबसूरत दिख रहा हूँ ना। ये भी कहते कि हाँ तुम दिखते हो रहे, पर जब तुम मोटे थे तो तुम मेरे को ज्यादा अच्छी लगती थी। सुई भी कहते कि क्या सच में, पर अभी देखो मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ तो तुम्हें अभी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये भी कहते कि क्या तुम यहाँ पे भूखमरी से तो नहीं मर रहे, मतलब तुम यहाँ पे कोई डाइट वाइट तो नहीं ले रहे। सुई भी कहते कि यार क्या बात कर रही, मैं यहाँ पे भूखमरी से नहीं मरा, मैंने बस एक्सरसाइज करके अपनी ये बॉडी बनाई है। ये भी कहते कि क्या सच में, पर ये कैसे पॉसिबल है इतने कम दिनों में। सुई कहते कि अच्छा तो तुम्हें यकीन नहीं करना तो तुम खुद फील कर लोगे असली या नकली। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पकड़ने की वजह से यूई का पूरा मुंह लाल हो जाता है। पर इतने में ही याओ आ जाता है और वो पूछता है कि ये तुम्हारा मुंह इतना रेड रेड क्यों हुआ। यूई भी उसके मुंह पे जूस का डब्बा मारती है और कहते हैं यहाँ से दफा हो जाओ। याओ भी कहते हैं कि हाँ सही मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और कुछ ही देर बाद सुई इन दोनों को आके कहते हैं कि देखो रात होने वाली है तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि हमने उस टावर को भी एक्सप्लोर करना है जिसे घोस्ट टावर कहा जाता है जो साउथ की सिटी में। और वो लोग उस टावर के लिए निकल जाते हैं और फिर हमें वापस से वही हॉस्पिटल दिखाया जाता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। और तुम्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पे हुआ क्या था। यह भी बोलता है कि तो हम पहुंच चुके चेंगिंग हॉस्पिटल और मुझे यहाँ पे कोई पार्किंग की जगह नहीं दिख रही, तो मैं ये पार्क करके आता हूँ, तुम दोनों आगे जाओ, मैं तुम्हें पीछे से आगे ज्वाइन कर लूंगा। और सुई भी आगे जाने लगता है। सुई पूछता है कि तो तुम्हें लगता है कि डर लग रहा है इसलिए तुम मेरे साथ जा रही हो। ये भी बोलते है कि डर किस बात का, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा।
पर सुई कहता है कि अच्छा अगर तुम डरी भी नहीं हो तो जो तुम्हारे शोले शीशे वो क्यों खुले में। यही भी बोलती कि अच्छा वो तो मैं बंद करने वाली थी, पर जब हम उसके शूजों को देखती तो वो लेदर के होते हैं। सुई कहता है कि तुम यहाँ पे ताकतवर बनने का दिखावा मत करो, अगर तुम मेरा हाथ पकड़ के यहाँ पे चलना चाहती हो तो तुम चल सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एंट्रेंस गेट के नजदीक आ गए होते, मतलब हॉस्पिटल के काफी अंदर जा चुके होते वो होते। पर सुई को अचानक से कोई ऊपर दिखते है। सुई कहते कि ये कौन है, ये क्या कोई मेरा इल्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं। पर पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रख देता है। सुई उसे खतरनाक वाला मुक्का मारने वाला होता है, पर वो याओ होता है। याओ भी बहुत डर जाता है और कहता है कि भाई मैं हूँ, क्या कर रहा है। सुई कहता है कि किसी को ऐसी रात में हाथ लगाने से पहले कुछ बोलना चाहिए, वरना तो वो तेरा कचुम्बर ही बना देगा। याओ कहते हैं कि भाई बस मैं कार पार्क करके और तूने तो अभी मेरी जान ही मेरी हलक में डाल दी, और यूं तुम ये अपना बैग भूल गई थी कार में, तो ध्यान रखा करो अपनी चीजों का। सुई कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि अभी हम अंदर जाने वाला है। और वो लोग अंदर आ जाते पर वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। वो लोग अपनी टॉर्चेस ओपन करते हैं। याओ कहता है कि क्या ये सच में वही घोस्ट टावर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई दिख तो नहीं रहा। सुई कहता है कि ऐसा मत कहो यार, अगर ये हॉन्टेड टावर है तो इसे किसी वजह से कहा जाता होगा और शायद से यहाँ पे घोस्ट हो भी। और ये सुनकर जरा यू डर जाती है। सुई कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बस मजाक कर रहा था। पर सामने याओ को कुछ दिख जाता है और वो कहता है कि सामने देखो यहाँ पे फुटप्रिंट्स है किसी के, और क्या है कोई घोस्ट वोस्ट के हो सकते हैं। सुई कहता है कि अबे तुम क्या पागल हो, यहाँ पे घोस्ट कैसे छोड़ के जाएंगे फुटप्रिंट्स, अगर हमसे पहले कोई एक्सप्लोरर आया होगा उसके शायद से होंगे ये फुटप्रिंट्स। और अचानक से वहाँ पर दरवाजा भी बंद हो जाता है। वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ सही नहीं लगा, और वो डोर ओपन करने जाता है पर वो डोर उससे ओपन नहीं होता। वो कहता है कि भाई हम गए आज हम बचेंगे नहीं। सुई कहता है कि यार तो पीछे हट, मैं इसे ट्राई करता हूँ। और वो उसे ट्राई करने जाता है पर उससे भी नहीं खुलता। वो कहता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभी मेरे में ताकत है मैं आराम से इसे दरवाजा खोल सकता हूँ, पर पता नहीं इसके साथ क्या गड़बड़ है। और जो मैंने नीचे तीसरे फ्लोर पे किसी की शेडो देखी थी, मुझे लग रहा है कि अब वो कोई इल्यूजन नहीं, तो मुझे यहाँ पे संभल के रहना होगा। याओ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई हमें यहाँ पे कोई ट्रिप करना चाह रहा, और उससे सामने एक विंडो दिख जाती है। वो कहता है कि भाई एक सामने विंडो में उसे ओपन करने का ट्राई करता हूँ, और उससे वो ओपन भी हो जाती है। और वो कहता है कि भाई जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मेरे को जगह रियल लग रही है, यहाँ पे हमें कोई भी आगे पकड़ के ले जाएगा। सुई कहता है कि हाँ यार हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। याओ भी बोलता है कि अच्छा है तुमने यहाँ पे एक्सप्लोरिंग का और सोचा नहीं, वरना तो आज हम तुम्हारी वजह से मारा ही जाते हैं। पर सामने से कोई हाथ आता है जो याओ को पकड़ के नीचे फेंक देता है। सुई भी बोलता है कि भाई कहाँ जा रहा है हमारे को छोड़ के। और ये देख के ये काफी डर गई होती है। सामने विंडो से वही पपिट आता है, मेरे ख्याल से ये शेडो का ही पपिट होगा जिसे उसने खुला छोड़ दिया होगा कि जाके सबको मार। और वो पपिट चिल्लाते हुए कहते हैं कि साला आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। और ऊपर सुई कह रहा होता है कि देखो ये पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और उसके बाद उसे जाके बचाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मैं बाहर कॉल भी कर पाऊँ। और मुझे लगता है कि ऐसी जगह पे उसने अपनी कार भी लॉक नहीं की होगी, और तुम जल्दी से जाके उसमें बैठना और पुलिस को कॉल लगा देना। सुई कहते हैं कि वो कोई इंसान नहीं था तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। सुई कहते हैं कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में, पर मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता, और मेरे को तुम्हारी भी सेफ्टी का ख्याल रखना है कि तुम भी यहाँ पे बची रहो। पर पीछे से वापस से और घोष उनका स्वागत करने आ जाते हैं। सुई कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो घोष है वो बहुत डेंजरस है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनसे डील करना भी बहुत मुश्किल ही होने वाला है। पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी हाल में बचाऊंगा और तुम्हें यहाँ से मैं निकालूंगा सेफली। पर पीछे से कोई घोस्ट आता है जो आके यूई का बैग पकड़ लेता है, और ये घोस्ट है। सीरियसली ऐसे घोस्ट मुझे असलियत में मिले तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। मैं तो बोलूंगी इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए नहीं। अगर तुम्हें ऐसे घोस्ट की जगह पता है कि ऐसे घोस्ट कहाँ रहते तो तुम लोग मुझे कमेंट में जाके एड्रेस बताओ यार, मुझे भी ऐसे घोस्ट से मिलने में बहुत तंग हो गया हूँ। पर छोड़ो हम कहानी की तरफ बढ़ते। सामने से भी कुछ घोस्ट से निपट रहा होता है, और वो कहते हैं कि उस बैग के बारे में भूल जाओ और जल्दी से मेरे पास आओ। यूई कहते हैं कि नहीं मैं उसे नहीं छोड़ सकती, उसमें कोई स्पेशल चीज थी मेरे लिए। और वो उस बैग को लिपट जाती है, जिसकी वजह से घोस्ट उसे भी उठा के लेके जा रहा होता है। पर सामने से सुई आ जाता है और कहते हैं यूई तुम पागल हो क्या, जल्दी से छोड़ो इसको। पर पीछे से घोस्ट उसे पकड़ लेते और उसके हाथ को चबाने लगते। पर सुई तो बहुत गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैं इस सुई को मेरे को वापस दो। और जैसे वेजिटा नहीं कहता कि ये मेरी बुल्मा है, सुई भी वैसे ही कह रहा है कि ये मेरी यूई है। पर कुछ घोस्ट उसे आके जकड़ लेते और उसे अपने नीचे दबा देते। सुई कहते हैं कि नहीं मुझे छोड़ो, मेरे को उन्हें बचाना है। पर सामने से कोई अटैक आता है, जिसकी वजह से जितने भी वहाँ पे घोस्ट होते हैं वो बिल्कुल ही बीच में से कट जाते हैं, और वो किसी का नहीं वही ओल्ड मैन का अटैक होता है। वो कहते हैं कि दोस्त कैसे हो तुम, यहाँ पे ठीक तो हो ना। सुई पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो ओल्ड मैन कहता है कि देखो मेरा यहाँ पे आने का कोई इरादा नहीं था, पर मुझे आना पड़ा क्योंकि तुम तो हो ही ऐसे, क्योंकि तुमने यहाँ पे बस आधे मन में कल्टीवेशन सीख लिया और तुमने साइक्लोन को भी कल्टीवेट करना सीख लिया, मैनेज करना सीख लिया, तो तुम एक जीनियस, और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। सुई कहते हैं कि हाँ ये सब तो ठीक है, पर सीनियर क्या आप मेरे वो दो दोस्तों को बचा सकते हो, क्योंकि उन्हें कोई अजीब सी स्पिरिट ले गई अपने साथ। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उन्हें सेंस कर पा रहा हूँ, और उन्हें एक पपेट लेके गया, कोई इविल पपेट, और उसने अभी तक उन्हें कुछ किया भी नहीं। पर वहीं पर बाहर कोई आया होता है और वो कह रहा होता है कि इतनी रात को मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि मैं यहाँ पे आऊँ, और वो जो इविल पपेट और ब्लड बीट्स है उसे मैं यहाँ से
लेके जाऊं। और मुझे गुस्सा इस बात पे ज्यादा आ रहा है कि उन लोगों ने मुझे साइकिल दी, क्या वो लोग किसी की भी बाइक मुझे उठा के नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो लोग तो हैं ही गरीब, पर किसी की बाइक ही दे देते मुझे कि मेरे लिए इजी हो जाता यहाँ आना, और अच्छा होगा कि मैं यहाँ पे जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस सिटी जाऊँ और वहाँ पे जाके एक आराम से अपनी प्यारी सी झपकी लूँ। और अंदर ही वो ओल्ड मैन उसे समझा रहा होता है कि जो स्पिरिट्स है ना, इसे एविल थॉट बॉडीज कहा जाता है और ये कंडेंस हो रहे किसी एक्सट्रीमली प्रोफाउंडेड एविल थॉट से, और इन सबको रिलीज वही एविल पपेट कर रहा है जिसे अभी हम निबड़ने जा रहे हैं। सो ये पूछते हैं कि ये एविल पपेट क्या है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम यहाँ पे इतने ही कम समय में साइक्लोन को कल्टीवेट करना सीख गए, तो तुम यहाँ पे भी कल्टीवेटर्स के रैंक में हो, तो मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ध्यान से सुनना। ये जो कल्टीवेटर्स और ट्रांसेंडेंट्स होते हैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आम लोग नहीं जा सकते, और अगर तुम उस वर्ल्ड में चले गए तो वहां से निकलना इम्पॉसिबल सा है। तो क्या तुम श्योर हो कि तुमने इसके बारे में सब कुछ जानना है? सो ये पूछता है कि अगर मैं उस वर्ल्ड में चला गया तो क्या मैं अपने नजदीकी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? वो ओल्ड मैन कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए उन्हें तुम प्रोटेक्ट कर पाओ। सो ये कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आप प्लीज मुझे इन ट्रांसेंडेंट्स के वर्ल्ड के बारे में बताएं। वो ओल्ड मैन भी कहते हैं कि सही, तो मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ कि ये सब है क्या। तो अब गौर से सुनना। एंशिएंट टाइम में ये पूरा वर्ल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा होता था और उसकी होने की वजह से यहाँ पे काफी सारे ट्रांसेंडेंट्स भी थे, पर टाइम के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती रही और जो ट्रांसेंडेंट्स का नंबर है वो भी डिक्रीज होता रहा। और 100 सालों बाद इस वर्ल्ड में जब ह्यूमंस आए तो उनका डीमंस को पता चल गया और वो उन पे अटैक करने आए, पर जो छुपे हुए ट्रांसेंडेंट्स थे उन्हें बाहर आना पड़ा क्योंकि उन्हें तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। और इनके बाहर आने की वजह से काफी सारे कंट्रीज और लोगों से इन्हें अटेंशन मिला, और अटेंशन मिलने के बाद जो ऑर्डिनरी लोग होते वो इन्हें तंग करने लगे, और तंग करने की वजह से इन लोगों ने एक अपना ही वर्ल्ड बना लिया जिसे ट्रांसेंडेंट्स वर्ल्ड कहते हैं। और अगर तुम्हें भी ट्रांसेंडेंट्स बनना है तो तुम्हें कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जो ऑर्डिनरी पीपल से अलग हो, जैसे कि हाई लेवल के मार्शल आर्ट या कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी। और एंशिएंट टाइम में यहाँ पे कल्टीवेटर्स भी हुआ करते थे जो बादलों पे सवारी करते थे, और जो सी होता है उसे मैनिपुलेट करते थे, और उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर कहा जाता था। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई थी, तो उसके कम होने की वजह से जो यहाँ पे कल्टीवेटर्स थे वो भी कम हो गए थे, और काफी कल्टीवेटर्स जाके फिजिकल ट्रेनिंग करने लगे और अपनी जो फिजिकल बॉडी उसे स्ट्रॉन्ग बनाने लगे और मार्शल आर्ट सीखने लगे, वही हाई लेवल का मार्शल आर्ट। पर इस वर्ल्ड में बस 10 ही कल्टीवेटर बचे और तुम भी उनमें से एक हो, और इन 100 सालों में बस अभी तक मैं तुमसे ही मिल पाया हूँ। सो ये पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो ये जो ट्रांसेंडेंट्स है हमारे वर्ल्ड में आगे हमें क्यों तंग कर रहे हैं? वो ओल्ड मैन बताते हैं कि कुछ ट्रांसेंडेंट्स ऐसे जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर किया जिनके इरादे अच्छे नहीं और वही उनसे उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं। और ट्रांसेंडेंट जो होता है उसके भी इरादे अच्छे नहीं होते, और जो हमने एविल पपेट देखा था उसे एविल मटेरियल से बनाया गया उसी ऑर्गेनाइजेशन से, और उस ऑर्गेनाइजेशन को डाउन कहा जाता है। और जो उसकी ताकत है वो तीसरे लेवल के ट्रांसेंडेंट तक हो सकती है, और लो अभी हम तीसरे फ्लोर पे भी आ चुके हैं, पर सामने काफी सारे एविल घोस्ट होते हैं। ओल्ड मैन का तो तुम्हें पता चल गया होगा, वो सबको साफ करते हुए जाता है आगे। सो ये पूछता है कि जो तीसरे लेवल का ट्रांसेंडेंट्स है ये क्या? वो ओल्ड मैन बताता है कि जो ट्रांसेंडेंट्स है ये 9 लेवलों में डिवाइड है, और इनकी ताकत का मतलब इनके लेवल का अंदाजा इनकी बॉडी की एनर्जी से लगाया जाता है। और ज्यादा कंट्रीज के पास 8 या 9 लेवल के ट्रांसेंडेंट्स हो गए, और उनकी ताकत इतनी है कि वो एक पूरे नेशन को एक ही बार में खत्म कर पाए। हम यहाँ पे 7 रेलम में डिवाइड होते। पहला होता है हमारी की रिफाइनमेंट, दूसरा होता है फाउंडेशन बिल्डिंग, तीसरा होता है गोल्डन कोड, चौथा होता है नेशन सोल, पांचवा होता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन, छठा होता है पर्पल मेंशन, और सातवां होता है असेंशन। सो ये बोलते हैं कि तो बहुत खतरनाक है, पर आप किस लेवल के ट्रांसेंडेंट्स है? वो ओल्ड मैन बताते हैं कि हम कल्टीवेटर्स हैं, हमारा जो हिसाब है वो अलग होता है ट्रांसेंडेंट्स से, और हर रेलम के 3 स्टेजेस होते हैं, और मैं बीच वाले स्टेज में फाउंडेशन बिल्डिंग के। सो ये बोलता है कि इस हिसाब से तो मैं फिर लेवल 2 का ट्रांसेंडेंट्स हो। वो ओल्ड मैन गुस्से में बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पे कल्टीवेटर को ट्रांसेंडेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हो? और मुझे शायद से मेंशन करने की जरूरत नहीं तालिस्मान को, फॉर्मेशन को, डिवाइन एबिलिटीज को, ट्रेजर्स को, क्योंकि जो हमारे में स्पिरिचुअल एनर्जी वो काफी ज्यादा होती है। और अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं तो मैं यहाँ पे 5वें लेवल का ट्रांसेंडेंट हूँ, और मुझे कल्टीवेटर कहना, कभी ट्रांसेंडेंट मत कहना। सो ये कहते हैं कि ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। ओल्ड मैन भी कहते हैं कि हाँ होगा ही, क्योंकि जो हम होते हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो हमारी पावर है वो हेवन और अर्थ में होती है, जो हमारी एबिलिटीज है वो डिवाइन एबिलिटीज होती है। और मैं तुम्हें अपनी अभी एक एबिलिटी यूज करके दिखाता हूँ, तो तुम देखना अभी कि मैं करता हूँ क्यों। और वो ओल्ड मैन अपनी वाइंड वर्ड टेक्निक यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी वो घोस्ट और स्पिरिट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल उनका सफाया ही हो जाता है। और ये देख के सो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच में एक डिवाइन एबिलिटी थी, क्योंकि आपने एयर को शेप देके एक शार्प ब्लेड में बनाया और फिर उन पर अटैक किया, और मेरी बॉडी में भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो क्या मैं ऐसी डिवाइन एबिलिटीज को यूज कर पाऊंगा ना? वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि तुम बस यहाँ पे अभी की रिफाइनमेंट के पहले स्टेज पे हो, और तुम एक बिगिनर हो, तो तुम यहाँ पे भी एबिलिटीज यूज नहीं कर सकते बच्चे। और तुम्हें अगर डिवाइन एबिलिटी यूज करनी तो तुम्हें मैं जितना पावरफुल होना पड़ेगा, और तुम्हें
स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपने अंदर ज्यादा खींचना होगा। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक चले जाओगे। पर अभी के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि हम दरवाजे के पास आ चुके और अभी कुछ भी हो सकता है। और अंदर से वो एविल पपेट भी निकल के आ जाता है और तेज चिल्लाता है, जिसके चिल्लाने की वजह से सुई के सर में दर्द होने लगता है और कहता है कि ओल्ड मैन ये क्या हो रहा है, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है इसकी आवाज से। वो ओल्ड मैन कहता है कि देखो इसकी आवाज से तुम्हारे सर में दर्द तो होगा, पर अगर मैंने उस पर साउंड प्रूफ तालिस्मान लगा दिया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम जरा रुको। और उसी के बाद वो जो पपेट होता है एविल पपेट, वो हमारे ओल्ड मैन पे अटैक करने लगता है। पर वो ओल्ड मैन अपनी मैजिकल स्टिक से उसे पकड़ लेता है। ये मैजिकल स्टिक है, जो भी तुम मुझे बताना कि इसे कहते क्या, कमेंट में तुम जाके मुझे बता सकते हो। और इस पपेट के चिल्लाने की वजह से जितने भी वहाँ पे ग्लासेस होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि जो भी बंदा है ना डाउन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने जानबूझ के थर्ड लेवल के एविल पपेट को यहाँ पे सेट किया है कि हम लोग यहाँ पे भटके रहे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। पर साइड से वही बंदा आ जाता है और उसने लिटरली तीसरे फ्लोर पे वहां से जम मारा, मतलब नीचे से उसने तीसरे फ्लोर पे जम मारा और कहता है कि बहुत अच्छे, तुम इतने बुरा होने के बाद भी इसे संभाल पा रहे हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे कभी वापस भी मिलूंगा। सुई से देख के हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि क्या ओल्ड मैन इसने तीसरे फ्लोर पे नीचे से जम मारी। वो ओल्ड मैन कहता है कि एक ट्रांसेंडेंट है तो ये कर सकता है। वो बंदा भी कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ऐसे मिलूंगा और तुम यहाँ पे आ चुके तो आज थोड़ा सा मजा भी किया जाए। वो ओल्ड मैन कहता है कि पहले तो यहाँ पे डाउन वालों ने इस एविल पपेट को छोड़ा, अब तुम यहाँ पे, तुम तो एक लेवल 4 के ट्रांसेंडेंट हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पे सोल ब्लड बीट्स लेने आए होगे। वो बंदा कहता है कि बहुत अच्छे, तो तुम जान गए कि मैं यहाँ पे किस लिए आया, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे रूमर सुने थे वो गलत नहीं थे तुम्हारे बारे में, और अगर तुम यहाँ पे हो तो मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है सब कुछ करना। और यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम ही हो मेरे लिए, तो तुम आज मरोगे। और वो एक पत्थर उठाता है जिसकी मदद से वो उस ओल्ड मैन के स्टिक तोड़ देता है और उस स्टिक के टूटने की वजह से वो जो एविल पपेट होता है वो भी फ्री हो जाता है और वो सीधा उस ओल्ड मैन पे एक पंच लैंड करता है। पर वो ओल्ड मैन एक हाथ से उसका पंच रोक लेता है और कहता है कि लड़के तुम यहाँ से जल्दी निकल के अपने दोस्तों को जाके बचाना होगा और इन दोनों को मैं ही संभाल लूंगा। और वो एक स्टाइल मार के अपनी शर्ट फाड़ता है, जो कपड़े पहने होते हैं वो फाड़ के अपनी बॉडी दिखाता है। और भाई ओल्ड मैन की सच में बॉडी है भी और दिखाने भी चाहिए यार, जरा शो ऑफ तो मारना ही चाहिए। और वो ओल्ड मैन सीधा एक पंच लैंड करता है ग्राउंड पे, जिसकी वजह से नीचे का एरिया टूट जाता है और वो नीचे वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। और वो ओल्ड मैन वहां पे उस पपेट से लड़ने लगते हैं, पर जो पीछे बंदा खड़ा होता है, इसे हम वैंग कहेंगे, वो उनकी तरफ एक पत्थर फेंकते हैं। पर ओल्ड मैन तो ओल्ड मैन रहे, एक पत्थर से तो नॉकआउट नहीं होंगे। वो अपना ओल्ड मैन पुश करके उस पत्थर को पीछे फेंक देते हैं और सीधा वो दीवार में जाके लगता है। और ऊपर खड़े होकर सुई भी इन सबको देख रहा होता है लड़ते हुए, और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ पे फाइट होगी बस ये हो नहीं रही, बिल्कुल ये डिफरेंट है। पर अभी के लिए मुझे उन दोनों को जाके बचाना होगा वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फिर वो उनकी तरफ भागने लगता है, पर जब वो उनके पास पहुंचता है तो वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं। सुई कहता है कि इन दोनों का मुंह नीला फटा, मुझे जल्दी से इन्हें उठाना पड़ेगा। और वो उनको उठाने लगता है पर कोई नहीं उठता। वो कहता है कि जितना भी मैं ट्राई कर लूं इन्हें उठाने का, ये लोग नहीं उठने वाले और अभी इनका फेस भी नीला फटा, तो मेरे को अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करनी होगी इन्हें उठाने के लिए। और वो यूई को अपनी स्पिरिचुअल पावर देने लगता है, मतलब ट्रांसफर करने लगता है शायद से, और उसकी वजह से उड़ भी जाती है। और वो घबराते हुए वो पूछते हैं कि यहाँ पे जो इतने सारे स्पिरिट्स थे वो कहाँ पे गए। सुई कहता है कि वो सारे चले गए, तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर जब वो सामने देखती है तो वो बड़ा सा होल हुआ होता है जो ओल्ड मैन ने किया होता है। वो पूछते हैं कि ये बड़ा सा होल किसने किया है यहाँ पे। सुई कहता है कि देखो इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर अभी के लिए मुझे याओ को उठाना होगा और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो दिल ही दिल में कहता है कि जो ओल्ड मैन नीचे लड़ रहा है वो बहुत ही खतरनाक फाइट उनसे लड़ रहा होगा, क्योंकि वो अकेले हैं नीचे और मुझे यहाँ पे जल्दी करनी पड़ेगी वरना मैं भी यहाँ पे मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करने लगता है याओ को उठाने के लिए, पर याओ उठता नहीं। वो कहता है कि ये साला ये अभी इतनी गहरी नींद में सो रहा है, मैं इसे कहूँ क्या। और वो उसके मुंह पे एक स्लैप मारता है और उसे उठाता है और कहता है कि भाई सीरियस हो जाए, ऐसे मौके पे भी तू यहाँ पे सो रहा है। और वहीं नीचे ओल्ड मैन को उस पपेट ने गले से पकड़ लिया होता है, जो पीछे वांग खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम कल्टिवेटर्स अभी भी सोचते हो कि एंशिएंट टाइम में, और जो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी वो अभी तुम्हारे अंदर आने से डरती है। और जो तुम कल्टिवेटर्स हो तुम लोग भी अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डाल के फिर लड़ाई करने जाते हो, मतलब जो पेडल वगैरह करनी होती है उसके लिए तुम अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डालते हो और फिर जाते हो। और तुम लोग कहते हो कि तुम हम सुपर ह्यूमन से अलग हो। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि देखो हम जो कल्टिवेटर्स हम अपने दिल से कल्टिवेट करते हैं और जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन और अर्थ से जो हमें मिलते हैं हम बस उस पर रिले करते हैं और हम एक राइटियस पाथ पे चलते हैं, मतलब एक अच्छे पाथ पे चलते हैं, ना कि तुम्हारी तरह। और तुम लोग बस यहाँ पे एक स्पेशल ह्यूमन है जो अपनी बॉडी के अंदर ही एनर्जी को जनरेट कर लेते हो, मतलब बना लेते हो। और तुम इतने घमंडी बन जाते हो कि तुम लोग इविल बन जाते हो और दूसरों पे अत्याचार करने लगते हो। और यही कहते कहते वो ओल्ड मैन उस पपेट का हाथ पकड़ते और उसे दबाने लगते और दबाते सारे उसका
हाथ टूटने लगता है और तुम्हें पता भी नहीं कि जो पपेट है कितना मतलब मजबूत है, और वो उसे पकड़ के पीछे फेंक देते और फिर वो ऊपर देखते और कहते कि ऐसा लगता है वो अपने दोस्तों को लेके यहाँ से निकल चुका है, तो अब शो का टाइम है। और वो साइतामा का स्टाइल मारते हुए कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अंधे हो क्योंकि तुम यहाँ पे कल्टिवेटर्स और सुपर ह्यूमंस में डिफरेंस नहीं देख पा रहे, तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ डिफरेंस देखने में। और वो ओल्ड मैन उस पे अपना पावरफुल पंच मारता है, पर वो एक हाथ से उसे रोक लेता है और कहता है कि मत करो यार ऐसा, मेरे को लगता नहीं कि तुम उस चीज को हैंडल कर पाओगे। और फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है, वो लोग सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। सुई कह रहा होता है कि देखो जब हम नीचे चले जाएंगे तो तुमने यहाँ पे कार स्टार्ट करनी हो, जल्दी से यूई को यहाँ से लेके निकलना। पर याव बोलता है कि मेरा यहाँ पे मुंह लाल लाल क्यों लग रहा है, क्या तुमने यहाँ पे कुछ किया था? सुई कहता है कि जिस स्पिरिट ने तुम्हें यहाँ नीचे फेंका था ना, उसकी वजह से तुम्हारे मुंह पे लाल लाल निशान आ गया होगा। याव बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे स्पिरिट भी हो सकती है। सुई कहता है कि तुम यहाँ पे इन चीजों के बारे में मत सोचो, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और वो दिल ही दिल में सोचता है कि क्या वो ओल्ड मैन उन दोनों को अकेले ही हैंडल कर पाएंगे। पर वहीं पर ओल्ड मैन ने वांग को गले से पकड़ा होता है। वांग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ओल्ड मैन ने उस पपेट के वहां पे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। ओल्ड मैन कहते कि तुम अभी भी नहीं समझे, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो सुपर ह्यूमंस होते हैं उन्हें नेचुरली उनकी पावर गिफ्ट में मिली होती है, और अगर उनकी पावर राइट पाथ के लिए यूज ना हो तो उनके लिए बेहतर मौत ही है। वांग कहता है कि क्या कल्टिवेटर्स किसी को मारते हैं? वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे से बुरे बंदे को सजा देना या मार देने से काफी सारे इनोसेंट लोगों की जान बच सकती है, तो ये सही है। वांग कहता है कि मुझे तो लगता था कि कल्टिवेटर्स बहुत रहम दिल होते हैं और वो किसी की जान नहीं लेते। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे जैसे बुरे बंदे की कोई जान नहीं लेगा तो वो बिल्कुल कोई बुद्धू ही होगा। वांग कहता है कि हाँ एक पागल था जिसने मुझे छोड़ दिया था। और ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहते हैं कि इस बंदे के पास जरूर कुछ है जिसकी वजह से ये यहाँ पे मुसीबत खड़ी कर सकता है, तो मुझे जल्दी से इसे खत्म कर देना चाहिए। पर वांग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस बंदे का अंजाम क्या वो मुझे जिंदा छोड़ देने का? मैंने उसके हाथों को काट के उसे एक जगह लटका दिया और पूरे मंथ में उसे टॉर्चर करता रहा, और तुम तो उसे जल्दी मरने वाले हो, तुम फिक्र मत करो। वो ओल्ड मैन उसकी तरफ अपनी एक नाइफ फेंक दे, पर वो अपने हाथ से रोक देता है और नाइफ उसके हाथ में घुसती है और उसके अंदर से खून भी निकलता है, मतलब ब्लड निकलता है। ओल्ड मैन कहते हैं अच्छा तो तुमने यहाँ पे ब्लड बीट यूज कर लिया। वांग अपनी ब्लड बीट की पावर को रिलीज करने लगता है, मतलब बाहर निकालने लगता है, और ये देख के वो ओल्ड मैन कहते हैं काफी ज्यादा इसमें ताकत है, मुझे इसे रोकना पड़ेगा। और वांग अपना ब्लड बीट दिखाते है जो उसने मुंह में ही डाला होता है। वो ओल्ड मैन उस पर अपना एक अटैक मारते पर वांग उसे रोक लेता है कोई शील्ड बना के, पर ओल्ड मैन उसके पेट में जाके एक पंच मारते हैं जिसकी वजह से उसके सीने में एक छेद हो जाता है। जैसे हम छेद तो नहीं कहेंगे कि ये थोड़ा सा दब जाता है। और उसी के बाद वांग कहता है कि सॉरी, पर जो तुम्हारी ताकत है वो ब्लड बीट के आगे कुछ भी नहीं, तुम इसके सामने टिक नहीं सकते कभी भी। और वो उसकी मदद से कोई स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन उसके अंदर फंस जाता है। वांग कहता है कि तो अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तुम या मैं, और अब तुम्हारा अंत डिसाइड है। और वहीं पर बाहर वो तीनों वहां से भाग रहे होते पर पीछे एक धमाका होता है। या ये देखने की बात कहता है कि ये किसने किया, ये क्या घोस्ट ने अंदर किया धमाका? पर जोई कहता है कि पक्का ये ओल्ड मैन की लाइट ने किसी और की लाइट है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे किसी मुसीबत में, तो मुझे जाना होगा उन्हें बचाने। और वो याओ को कहता है कि तुम यहाँ से यूई को लेके निकलो और जल्दी से कार में जाओ, मैं वहाँ पे आ जाऊंगा और अब मैं वापस से अंदर जा रहा हूँ। ये कहते हैं कि तुम वहाँ पे मत जाओ क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। सो ये कहता है कि मेरे को वापस जाना होगा क्योंकि ओल्ड मैन के बगैर हम यहाँ पे कुछ नहीं, और हम तो वैसे ही मारे जाएंगे अगर मैंने उन्हें बचाया नहीं, तो तुम फिक्र मत करो मैं वापस आऊंगा। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। वांग कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो इविल वेपिट और ब्लड बिट मेरे लिए इतना मसला कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जाके सबसे पहले मैं इनके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, और तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम कभी अपने को ऐसे ट्रैप पाओगे, क्योंकि ये जो सोल ब्लड बीट है ये हजारों लोगों की जान लेके बनाया गया, और ये बस तुम्हें ट्रैप नहीं रखेगा, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी खाएगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे कितना लंबा टिक सकते हो, और मेरे को तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम यहाँ पे बस मुझे एक बलि के बकरे दिख रहे हो जिसने अपने को कुर्बानी के लिए यहाँ पे दे दिया। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारी से इविल चीजों को हेवन जरूर खत्म कर देगा। वांग कहता है कि मुझे हंसी मत दिला, क्योंकि अगर हेवन सारी बुरी चीजों को खत्म कर देता है तो मेरी जैसी बुरी चीज को अभी तक खत्म क्यों नहीं किया, और तुम यहाँ पे फिर क्यों फंसे हुए हो? और हमारा पैदा होने के बाद ही हमारा पता लगा लिया जाता है। अगर हमारे पास पैसा, फेम या पावर हो तो हम हमेशा टॉप पे रहते, वरना हम गिरे रहते। तो हेवन इन चीजों को क्यों नहीं सुधारता? और यहाँ पे वांग ने जरा सच ही कहा है, क्योंकि ये जो मनी, फेम, पावर वाली बात की है ना, इसने सच कही है। इसकी हेवन वाली बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, पर जो इसने मनी, फेम और पावर वाली बात की ना उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि इसने सच ही कहा है। पर छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वांग कहता है कि मैंने अभी तक 531 लोगों को टपका दिया, तो अब बताओ कि हेवन कहाँ पे, उनकी मदद क्यों नहीं की हेवन ने? और अब तुम आराम करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे तो पता है कि जो सारी बातें इस वर्ल्ड ने अपने से बनाई है और ये बस मजाक के अलावा कुछ नहीं। और जब वो ओल्ड मैन की तरफ बढ़ने लगते हैं तो पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ। वांग कहता है
कि कौन है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई नहीं सुई होता। सुई कहता है कि जो तुम्हारी बात है वो सारी बेकार सी है, उन बातों में मुझे कोई सच्चाई नहीं दिख रही जो तुमने हेवन वगैरह की बात की, क्योंकि तुम्हें तो उनके बारे में पता ही नहीं, तुमने तो कभी यहाँ पे अच्छाई का साथ ही नहीं दिया, और जो तुम्हारे पास ताकत है और जो तुम बस यहाँ पे एरोगेंट बन के यूज कर रहे हो, तुम यहाँ पे बस बुराई फैला रहे हो। और जो हमारे वहाँ पे 3 साल का बच्चा है वो भी तुमसे ज्यादा ही मेच्योर होगा। वांग कहता है कि तुम्हारी तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि लड़के तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ये लेवल 4 का ट्रांसेंडेंट है और मैं भी इससे डील नहीं कर पा रहा, तो तुम यहाँ पे कैसे इससे करोगे। सुई कहता है कि हाँ पर वो काफी सारा इंजर्ड है। ओल्ड मैन कहता है अगर ये इंजर्ड भी फिर भी एक लेवल 4 का ट्रांसेंडेंट है और तुम्हें पता भी नहीं कि स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे यूज करते, तो तुम इसके साथ डील कैसे करोगे। पर वांग वहाँ पे एक बड़ा सा रोग उठाते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि बच्चे तुम यहाँ पे खुद ही मरना चाहते हो, तो अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। अगर तुम सोचते हो कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, तो तुम यहाँ पे गलत हो, क्योंकि तुम मेरे सामने बस कचरे के अलावा कुछ नहीं। और वो उसकी तरफ वो रोग फेंक देता है, पर वो ओल्ड मैन चिल्लाता हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और सुई पत्थर को डोज कर लेता है और वो पत्थर सीधा दीवार में जाके लगते हैं, जिसकी वजह से दीवार भी काफी टूट जाती है। वो जो वांग होता है वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे जो रिफ्लेक्स है वो बहुत ही तेज है, तो तुम यहाँ पे केपेबल हो मेरे से फाइट करने के लिए, पर अब तुम इसे जल के दिखाओ। और वो काफी ज्यादा पत्थर उठाते हैं जो वो सुई की तरफ फेंक देता है। सुई भी उन सबको डोज करने लग जाता है, और ये देख के वो तो ना हैरान होता है, हमारा ओल्ड मैन और वांग भी। वांग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने इसे किया कैसे। जो हमारा ओल्ड मैन होता है वो भी सोच रहा होता है कि सुई के पास तो बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी थी, तो उसने ये किया कैसे, और इतने कम टाइम में इतने ज्यादा पत्थरों को डोज करना कोई आम बात नहीं है, तो क्या इसने उस चीज को तो नहीं सीख लिया। सो ये था कि थैंक यू ओल्ड मैन, मैंने यहाँ पे एनर्जी को सेंस करना सीख लिया जो हेवन और अर्थ के बीच में होती है। वो ओल्ड मैन भी सुन के हैरान होता है और वो कहता है कि क्या ये लड़का कोई जीनियस है, क्योंकि इसने बस मेरे को मेरी डिवाइन पावर यूज करते हुए देखा और इसने यहाँ पे सीख भी लिया कि कैसे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को सेंस किया जाता है, तो ये लड़का मेरे से भी आगे जाएगा। सो ये पूछता है कि ओल्ड मैन अगर मैंने उस ब्लड बेड को तोड़ दिया तो क्या तुम बच जाओगे। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, पर तुम्हें उसको उसकी बॉडी से अलग करना होगा, तो फिर जो उसकी सप्लाई है एनर्जी की वो कट हो जाएगी और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। सुई भी कहता है कि सही है, अब मेरे पे सब छोड़ दो, और वो उसकी तरफ भागने लगता है। जो वांग होता है वो कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ पे हरा सकते हो, अब तुम इसे झेलो। और वो सुई की तरफ काफी ज्यादा पत्थर फेंकने लगते हैं, पर सुई इन सबको डोज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं कि लड़के तुम्हें तो पता होगा ना कि इसने अपने पे एनर्जी की प्रोटेक्शन लगाई हुई है, और जितनी तुम्हारे पास अभी स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे तुम इसे एक पंच भी नहीं मार सकते। सुई कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, पर क्या अगर मैं यहाँ पे अपने डिवाइन पावर को यूज करूँ। और ये सुन के वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये कैसे पॉसिबल है, और सुई अपनी वाइन वर्ड को यूज करने लगते हैं, जिसे देख के ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है यहाँ पे, और क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे मजाक करो। इस डिवाइन पावर को सीखने के लिए मुझे पूरा महीना लगा था और इस लड़के ने बस मुझे देख के इसे रिलीज करना सीख लिया। वांग कहता है क्या तुम अपने को समझते हो, तुम समझते हो कि मेरा तुम डिफेंस इतनी आराम से तोड़ सकते हो, आओ आजमा लो तुम। और सुई अपनी लिंगरिंग डस्ट यूज करता है और वो बाहर निकलती भी पर बीच में गायब हो जाती है, और इसे देख के वो दोनों कहते हैं ये क्या बकवास थी भाई। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डायलॉग मारे थे कि मुझे तो लगा सच में था कि मैं खत्म हो जाऊंगा आज, पर तुम लोग यहाँ पे हक दिया भाई, हक दिया। बस ये कहता है कि मैं पहले ही हेवन और अर्थ की पावर से कनेक्ट हो गया था, तो जो मेरी डिवाइन पावर वो रिलीज क्यों नहीं हुई, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलती की है। पर ये देख के वांग कहता है कि तुम्हारी तो क्या तुम मेरा यहाँ पे मजाक उड़ाना चाह रहे हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। और वो जमीन पे एक मुक्का मारता है और कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना किए तो मेरा नाम भी यहाँ पे वांग नहीं। और वो अपनी यहाँ पे 1000 एरोस पियर्सिंग दी हार्ट टेक्निक को यूज करता है। सो ये कहता है कि भाई आज लग गए, आज तो मैं बचूंगा नहीं। और पीछे से एक पत्थर आके उसकी कमर में लगता है, जिसकी वजह से वो जाके दीवार में लगता है और कहता है कि यार बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पे अब करूँ क्या। और मैं एक चीज कंफर्म होके कह सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अब कोई एनर्जी नहीं होने वाली, और अगर तुम इस अटैक को पहले यूज कर लेते मेरे पे तो मैं पहले ही खत्म हो गया होता, पर अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं रही, तो इसका मतलब कि बैटल मैं जीत चुका हूँ। और ये लोंडा ऐसा लगता है कि इसे जीने का शौक नहीं, क्योंकि ये अपने साथ उस ओल्ड मैन को भी मरवाएगा। और जो वांग है उसने अपने ब्लड बीट को अपने ब्लड एसेंस से एक्टिवेट कर लिया है भाई। वांग कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे फोर्स किया सब करने के लिए, तो अब तुम इसका अंजाम भुगतो। वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो कहते हैं कि लड़के जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि इसने अपना सोल ब्लड बीट अपने ब्लड एसेंस से एक्टिवेट कर लिया और कुछ ही देर बाद हम यहाँ पे मारे जाएंगे। तो कहता है कि हाँ मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा, क्योंकि इसने मुझे तुम्हारी तरह यहाँ पे ट्रैप कर दिया है। वांग कहता है कि तुम्हारी तो आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि जो ब्लड एसेंस है इसे मुझे बनाने में 5 साल लगे मेरी जिंदगी के, और अब मैं तुम्हें यहाँ पे मरा हुआ चाहता हूँ। और
वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सुई कहता है कि आज मैं खत्म, ओल्ड मैन के साथ मैं भी खत्म, और मुझे यहाँ पे बड़ा हीरो बनने का शौक था, पर आज तो मैं ओल्ड मैन के साथ ही मारा जाऊंगा यहाँ पे। पर पीछे से कोई उसे आवाज देता है कि उसे जाने दो, और वो कोई नहीं हमारी यूई होती है, वो कह रही होती है कि सुई को यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो वांग को अपना बैग मारती है। वांग कहते हैं कि अभी नहीं, क्योंकि मैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में लगा हूँ। वांग को जोर से उसकी कमर में बैग मारती है। वांग कहते हैं कि इसमें से था क्या कि इतनी जोर से लगा, पर बहुत हो गया, पहले एक फिर उसके बाद एक और अब मैं करूंगी यहाँ पे। और तुम्हारे जैसे मॉडल की हिम्मत कैसे मुझ पे हमला करने की, देख के ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे मरना चाहती हो। और वो यूई की तरफ बढ़ने लगता है, पर सुई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अगर उसका बाल भी बाका किया तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यूई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे टाइम मिल गया। पर जो वांग होता है वो कहता है कि तुम लोग तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और वो सुई की तरफ एक अटैक करता है, मतलब अपना पंच मारता है, पर सुई इससे डोज कर लेता है और कहता है कि तो ये है तुम्हारा अटैक। जितना मैंने देखा कि अगर इसे डोज करना हो तो बस मुझे 2 सेकंड चाहिए होंगे इसे डोज करने के लिए, तो काफी ज्यादा वीक है। वांग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे अटैक को देखा कैसे और इसने कैलकुलेट कैसे कर लिया कि इसे डोज करने के लिए कितना टाइम लगता है। बस वही कहता है कि ओ अंकल, अब मेरी यहाँ पे भारी तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने की, तो अब तुम यहाँ पे तैयार हो जाओ। और वो अपना एक अटैक लोड करने लगते हैं जो वांग की तरफ वो फेंकता है, और इसका नाम होता है निडल स्ट्राइक। और उसकी वजह से वांग सीधा नीचे वाले फ्लोर पर जाके गिरता है। सुई कहता है कि लो हो गया यहाँ पे सब कुछ खत्म। और ये देख के यूई कहती है कि वाह क्या बात है, ये तुमने किया कैसे। और साथ ही साथ जो सुई की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसे देख के ओल्ड मैन कहते हैं कि ये जो लड़का इसके पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, पर फिर भी इसने अपनी पावर को हेवन और अर्थ से कनेक्ट किया अपनी डिवाइन पावर को रिलीज करने के लिए। और अगर देखा जाए तो जो इसने पावर यूज की थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी ऐसी चीज मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी देखी नहीं। और साथ ही साथ ये जो ब्लड बीड है इसकी भी एनर्जी खत्म हो चुकी, तो अब मैं आजाद हो सकता हूँ आराम से। सुई कहते हैं कि क्या वो टपक तो नहीं गया होगा। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, वो अभी जिंदा होगा, क्योंकि वो एक लेवल 4 का ट्रांसेंडेंट है। और जो ऑर्गेनाइजेशन से लोग होते हैं उनकी कोई रियल आइडेंटिटी नहीं होती, तो वो असलियत में भी एग्जिस्ट नहीं करते हमारे लिए। ये कहते हैं कि इसका मतलब सुई यहाँ पे जल नहीं जाने वाला। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ तुम सही हो। सुई कहते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत थक चुका हूँ और ये लोग जिंदा कैसे रह लेते बिना आइडेंटिटी के। ओल्ड मैन कहते हैं कि ऑफकोर्स ये अपनी फेक आइडेंटिटी यूज करते होंगे कहीं भी जाने के लिए और ड्रैगन गार्ड में भी मिक्स होने के लिए। सुई कहते हैं कि ड्रैगन गार्ड ये अब क्या भला है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि काफी सालों पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए गए थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो ड्रैगन गार्ड है ये भी उनमें से एक ही था। और ड्रैगन गार्ड में रजिस्टर करना जरूरी था वरना ये लोग एक्सेप्ट नहीं हो पाते। और आगे की बात मैं तुम्हें नीचे जाते जाते बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकलते, जो यूई होती है वो कह रही होती है कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है क्या बुरा, मुझे तुम जरा समझाओगे। पर जो सुई होता है वो कह रहा होता है कि हाँ सही है, अब हम नीचे जाते। पहले वो ओल्ड मैन उसे नीचे जाते जाते बताते हैं कि जो ड्रैगन गार्ड है वो यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स को पकड़ता है और पूरे वर्ल्ड में सुपर नेचुरल यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को ढूंढने का काम करता है। सुई बोलता है कि तो वो इनको ढूंढते कैसे होंगे और उन्हें पता कैसे लगता होगा कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि उनके पास स्टेट की पावर का सपोर्ट होता है, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन से बात करके उन्हें ढूंढ सकते हैं आराम से। पर यहाँ पे दो कैटेगरी से जिन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, पहली की मॉडल कल्टीवेटर की और दूसरी एक हाई लेवल मार्शल आर्ट बंदे की। और इन्हें ढूंढना इसलिए मुश्किल है कि जो इनकी बॉडी थी वो ऑर्डिनरी बंदे की तरह होती है। और लड़के अब तुम क्या करने वाले हो आज के बाद, क्योंकि आज जो तुमने किया वो बहुत अच्छा किया। अगर तुम ऐसे कल्टीवेशन सीखना चाहते हो तो तुम सीख सकते हो, उसके बाद तुम्हें कल्टीवेशन के पाथ पे चलना होगा। जो सुई होता है वो सोच रहा होता है कि कल्टीवेशन और इमोर्टल ये चीजें रियल है तो मैं इन्हें कैसे मिस कर सकता हूँ। और वो उनके सामने झुक जाता है और कहता है कि हाँ मेरे को प्लीज आप सिखाएं कल्टीवेशन कैसे करते हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, पर इसके लिए एक कंडीशन भी है। सुई कहता है कि क्या आपको यहाँ पे और ड्रैगन कॉइंस चाहिए। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि साले मैं यहाँ पे कल्टीवेटर हूँ, मुझे यहाँ पे फेम या पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, तो तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। सुई कहते हैं कि मेरे को लगा कि आप यही सोच रहे होंगे। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ हाँ सही, पर तुमसे मैं यहाँ पे एक शर्त लगाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्किल दूंगा जिसकी वजह से तुम 3 ही महीनों में की कल्टीवेशन के मिडिल स्टेज तक चले जाओगे, और अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुम्हें अपने डिसेबल के तौर पर ले लूंगा। पर अगर तुम नहीं कर पाए, तो ये कहते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा मेरे साथ। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर तुम नहीं कर पाए तब भी मैं तुम्हें अपने डिसेबल के तौर पर रख लूंगा, पर तुम्हें यहाँ पे 50,000 ड्रैगन कॉइंस की फीस देनी होगी और तुम इतना तो कर सकते ही हो। सो ये दिल में कहता है कि पहले तो आपने यहाँ पे कहा था कि आपको पैसे और फेम से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, पर आप यहाँ पे तो खुले मुंह से मांग रहे हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि चलो सही, प्रॉमिस हो यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे ये बुक देता हूँ जो कि एक थर्ड मिस्टीरियस स्किल है। सो ये पूछता है कि ओल्ड मैन अगर मैं यहाँ पे कल्टीवेट नॉर्मली करूँ तो मुझे कितना लंबा टाइम लग जाएगा कल्टीवेशन के मिडिल स्टेज तक चले जाने के लिए, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ इस बुक को लेकर चिटिंग कर रहा हूँ। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई लेवल के टैलेंट के साथ होते हैं उन्हें भी यहाँ पे 1 साल लगता है उस लेवल तक जाने में। सो ये बोलता है कि क्या 1 साल, और क्या मेरे माथे पे गधा लिखा हुआ है, आप मुझे क्या यहाँ पे बुद्धू समझते हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, पर तुम यहाँ पे एक जीनियस हो इसलिए मैंने तुम्हें ये बुक दी। पर ये
सुई के पास आती है और वो पूछते कि तुम ओल्ड मैन के साथ बातें क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। पर सामने से ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर बाद मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा उसकी सारी मेमोरीज इरेज करने में। ये सुनकर ये गुस्सा हो जाती है और उसे पीछे से कहती कि बुढ़े रुक, यहाँ पे मेरी बात सुन, तुम मेरे मुंह के सामने कह रहा है कि तुम मेरी यहाँ पे मेमोरीज इरेज करेगा, मैं भी तेरे को देखती हूँ कि तू कैसे करेगा। पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि देखो लड़की, जो हम यहाँ पे बातें कर रहे तुम साफ देख पा रहे हो कि तुम उन्हें समझ नहीं पा रही, क्योंकि तुम यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लड़की हो और तुम्हारी मेमोरीज को इरेज करना तुम्हारे और हमारे अच्छे के लिए तो हम वो करेंगे। सुई भी कह रहा होता है कि हाँ ओल्ड मैन सही कह रहे हैं, क्योंकि तुम देख सकती हो कि तुम वो से कितना डर गई थी और ये मेमोरीज तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ इफेक्ट कर सकती है। ये कहते हैं कि पर मैं उन यादों को नहीं बनाना चाहती जो अभी मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पे गुजारी है। वो ओल्ड मैन भी कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे थोड़े पार्ट्स को मॉडिफाई कर दूंगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पे कुछ पार्ट्स को भूलोगे नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उन्हें तुम भूल जाओगे, जैसे कि घोस्ट वाले या यहाँ पे फाइट वाले। ओल्ड मैन को सामने कुछ दिखता है और वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता और वो कोई नहीं वांग होता जो कि वापस खड़ा हो गया होता है। सो ये कहता है कि इस बंदे की यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। वांग कहता है कि तुम लोगों ने अगर मुझे कुछ किया तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन दोनों इविल हो और तुम लोग हेवन और अर्थ के खिलाफ जाते हैं तो हेवन तुम्हें जरूर सजा देगा। यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कह दो, क्योंकि इसके बाद तुम यहाँ पे बचने नहीं वाले। वांग कहता है कि मैंने कुछ कहना तो नहीं, पर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या ये सच में करने वाला है, क्या हम सबको अपने साथ खत्म करेगा। वांग कहता है कि तो तुम लोग अब मेरे साथ ही यहाँ पे मरोगे और वो अपने हाथ में उस ब्लड बेड को तोड़ लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और वो ओल्ड मैन होते वो भी कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता और वो तालिस्मान यूज करके वहाँ पे एक शील्ड बना लेते हैं जिसके अंदर वो सुई और यूई को भी ले लेते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि मेरे पीछे रहना, क्योंकि वहाँ सामने से एक स्ट्रॉन्ग ब्लड बेड की एनर्जी आती है जो ओल्ड मैन को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है और उसकी वजह से उनके मुंह से भी खून निकल जाता है। सुई उनसे पूछता है कि ओल्ड मैन क्या आप ठीक तो हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर ये क्या पागल बंदा था, ये चाहता था कि हम भी उसी के साथ मरे और ये खुद भी मर गया। और जब वो रोशनी वहां से हटती तो जो पूरी बिल्डिंग होती है वो बिल्कुल खत्म ही हो गई होती है। सुई ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या ओल्ड मैन अभी भी वो जिंदा है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं उसकी सांसों को यहाँ पे सेंस नहीं कर पा रहा। सुई कहता है कि पर ये जो जगह की हालत हुई है इसकी वजह से हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन में सही टाइम आने पे वो सब कुछ ठीक कर देंगे बिल्कुल। सुई पूछता है कि ओल्ड मैन क्या आपने भी ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की भी। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसे ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, पर मेरे वहाँ पे अच्छे खासे रिलेशनशिप्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनकी भी काफी बार बहुत मदद की है और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टाइम वहाँ पे याओ आ जाता है और वो कहता है ये तुम दोनों ठीक तो, मेरे को इस जगह की ऐसी हालत देख के लगा कि तुम लोग तो खत्म ही हो गए होगे, पर लगे तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, बहुत अच्छे। सुई पूछता कि याओ तुम वापस यहाँ पे क्यों है। याओ कहता है कि हमने बात की थी कि हम सब एक साथ छुपेंगे, पर तुम वहाँ से चले गए थे इनकी मदद करने के लिए, और जब मैंने पीछे वापस देखा तो वहाँ पे यूई भी नहीं थी, इसी वजह से मैं वापस बिल्डिंग की तरफ आया। जब मैं बिल्डिंग के पास आया तो बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और मैंने सोचा कि तुम लोग खत्म ही हो गए होगे, पर लगे तुम दोनों ठीक हो। सुई बोलता है कि वाह यार क्या ही दोस्त मिले। याओ कहता है कि पर वो जो स्पिरिट्स थी यहाँ पे वो कहाँ जा चुके हैं। सुई बोलता है कि फिक्र मत करो, सब खत्म हो चुके हैं। याओ भी कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तो उनकी वजह से बहुत डर गया था और मुझे आधी रात उनकी वजह से नींद भी नहीं आने वाली थी। पर रुको जरा, ओ नहीं बस उस चीज को 1 मिनट रह चुका। सुई बोलते है कि किस चीज को 1 मिनट रह चुका, क्या यहाँ पे 12 बजे के बाद ज़ॉम्बीज़ आने वाला। ये कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे भी टाइम याद था। सुई बोलता है कि भाई तुम लोग यहाँ पे बात किस चीज के बारे में कर रहे हो, और सुई तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे बैग के अंदर ऐसा है क्या, जब तुम्हें स्पिरिट्स ने पकड़ा फिर भी तुम अपना बैग छोड़ नहीं रही थी। पर वो दोनों अपनी काउंटिंग कर रहे होते हैं 5 4। सुई बोलते है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये लोग पागल वागल हो चुके हैं, यहाँ पे बकवास की जा रहे हैं। और वो लोग भी काउंट करते हैं 2 और 1 और वो एक बटन को दबाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे आतिशबाजी होती है, और ये हमारे सुई के लिए हुई होती है क्योंकि उसकी अभी बर्थडे होती है। और तुम लोग कमेंट में भी जाके हैप्पी बर्थडे सुई लिख देना, और जो ये होती है वो कहती है कि हैप्पी बर्थडे सुई। सुई बोलता है कि तुम दोनों ने ये सब बस मेरे लिए किया और इसीलिए तुम मेरे को यहाँ पे ले गए। और वो याद करने लगता है उसी बैग के बारे में, हमारे यूई के बैग के बारे में, और वो कह रहा होता है कि तो ये वजह थी कि उसने यहाँ पे स्पिरिट्स तक को ये बैग नहीं दिए, क्योंकि उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और यूं से एक एल्बम दिखाती है जिसके अंदर उन सब की तस्वीरें होती है, और वो पूछती है कि तुम्हें कैसी लगी है। सुई कहता है कि बहुत बढ़िया, और इसके अंदर हम तीनों कितनी अच्छी तस्वीरें हमारी, और इन सब के लिए याओ और सुई बहुत बहुत शुक्रिया। याओ भी कहता है कि भाई मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। सुई कहता है कि हाँ 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 शुक्रिया शुक्रिया। पर पीछे से वो ओल्ड मैन अपने तालिस्मान यूज कर लेते। सुई कहता है कि पर ओल्ड मैन क्यों। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जो तालिस्मान है मैंने इन्हें मॉडिफाई कर दिया था, तो जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो यहाँ
पे रह जाएंगे और ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए ही है। और लड़के एक चीज को याद रखना, अगर तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गए तो तुम इन्हें भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। सो ये कहते हैं कि हाँ मैं इस चीज को जानता हूँ और तुम यहाँ पे फिक्र मत करना, मैं वो बेट तुमसे जीत के दिखाऊंगा। और एक और मेरे पास रीजन आ चुका है स्ट्रॉन्ग बनने का यहाँ पे, तो अब तुम तैयार रहना मुझे अपने डिसेबल के तौर पर अपनाने के लिए। और जब वो लोग वहां से चले जाते तो उनके जाने के बाद वहां पे एक पोर्टल ओपन होती है जिससे एक दरवाजा आता है और उस दरवाजे के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो कहता है कि ये सब क्या है, यहाँ पे हुआ ऐसा क्या है कि इस जगह की इतनी बुरी हालत होगी। और वो अपनी पावर को यूज करके जितने भी वहाँ पे पत्थर होते हैं उन्हें हटाने लगते हैं और उन्हीं पत्थरों के नीचे वांग दबा होता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी हालत है वो बहुत बुरी हुई हुई है। वांग कहता है कि वहाँ पे खड़े के बकवास करना बंद करो, मुझे उठा के वापस लेके जाओ। वो बंदा कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे ब्लड बीट को बिल्कुल खत्म ही कर दिया, क्योंकि वो जो ब्लड बीट है वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करने वाली थी अपने पावर के लिए, पर तुमने उसे खत्म कर दिया। तो अब तुम तैयार हो बॉस को गुस्सा झेलने के लिए। वांग कहता है कि अगर मैं उसे खत्म ना करता तो हमारे लिए और बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा उसे ले जाता। वो बंदा कहता है कि हाँ तुम बात तो सच वाली करो, पर बॉस को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले जाके हमें इसके बारे में रिपोर्ट करनी होगी वहाँ पे। वो बंदा कहता है कि यहाँ पे आजकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत बिजी है तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आया, तो तुम ये एहसान भूलना नहीं। और वो वहाँ से निकल जाते और फिर हमें सुई को दिखाए जाते जो कि यहाँ पे नहा के निकला होता है। और जो उसकी टीवी होती है वहाँ पे एक न्यूज लगी होती है जिसके अंदर उसी बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा होता है कि रातों रात वो यहाँ पे गिर चुकी और वहाँ पे हमें काफी ज्यादा एनिमल्स का ब्लड और फ्लैश मिला। और ये सुनने के बाद सुई कहता है कि ब्लड ऐसा लगता है कि जो वांग है वो भी वहाँ पे खत्म हो चुके हैं, पर ओल्ड मैन ने कहा था जो ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा मैटर संभाल लेगी, तो मेरे को अपनी कल्टीवेशन पे भी फोकस करना चाहिए। और वो जाके वहाँ पे उसी बुक को उठाता है जो ओल्ड मैन ने उसे दी होती है और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है। पर जब वो उसे ओपन करता है तो जो उसकी आत्मा होती है वो वहीं रुल जाती है, क्योंकि उसके अंदर एंशिएंट टेक्स्ट में सब कुछ लिखा होता है। और वो कहता है कि भाई इसके अंदर अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक के बारे में भी लिखा हुआ है, इसके अंदर तालिस्मान मेकिंग के बारे में भी लिखा हुआ है और उसके अंदर एल्केमी के बारे में भी लिखा हुआ है, पर इन्हें पढ़ना मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है, मैं यहाँ पे अब करूँ क्या। पर एक मिनट, क्या उस बूढ़े ने मुझे यहाँ पे पागल बना दिया। और उसके हाथ से वो बुक गिर जाती, पर उस बुक के अंदर से एक छोटी सी पर्ची निकलती है। उस पर्ची को उठाते और उस पर्ची के ऊपर लिखा होता है कि लड़के अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी मसला है पढ़ने में या किसी भी चीज में तो तुम मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे आ सकते हो। और उसके ऊपर रूम का कोड लिखा होता है और टाइमिंग लिखी होती है। सो ये कहता है कि शुक्र है उसने मेरे लिए यहाँ पे कुछ तो छोड़ा। और वो अपने टीवी को मोबाइल से कनेक्ट करने लगता है और वहाँ पे चैट ओपन हो जाती है जहाँ पे कहा जा रहा होता है कि प्लीज आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि जो ओल्ड मैन है वो अभी यहाँ पे आए नहीं। सो ये कहता है कि ये ओल्ड मैन क्या है यार, इसने मेरे को वापस से और वेट करवाना है, कितनी देर बाद ये आएगा। पर अचानक से वहाँ पे ओल्ड मैन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे दोस्त कैसे हो तुम यहाँ पे, मैं आ चुका हूँ वापस। और मुझे देख के ऐसा लगता है कि तुम शायद से मुझसे पूछना चाहते हो कि मैंने पॉडकास्ट इतनी जल्दी क्यों शुरू कर दिया। तो ये एक मेथड है और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम कुछ एडवाइस लेने आए हो मेरे से। ये कहते हैं कि आप सारी बात छोड़े ओल्ड मैन, जो आपकी आधी मौत है वो कहाँ पे गई, क्या कोई बकरी वगैरह खा गई क्या। और ये सुन के वो ओल्ड मैन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चे टॉपिक से इतना हट जाते हैं कि उल्टे सीधे सवाल पूछने लगते हैं। तो सही मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था उस दिन। तो जब मैं उस दिन तुम्हें बाय बोल के निकला था तो रास्ते में मुझे एक मोस्टर मिल गया था जिसने मेरे से यहाँ पे फाइट करनी थी, पर मैं बहुत वीक था, मैंने उससे फाइट नहीं करनी थी, पर उस साले ने मेरी यहाँ पे आधी मोस्ट ले ली जिसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा हूँ। पर छोड़ो, इस चीज के बारे में हम बात नहीं करते। सो ये भी बोलता है कि सही, पर ओल्ड मैन क्या आप मुझे आखिरी चीज बता सकते कि इस वर्ल्ड में अभी भी मॉन्स्टर्स बाकी हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, जो यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते कल्टीवेशन को, उन्हें हम मॉन्स्टर्स कहते हैं। और सारे प्लांट और एनिमल्स ऐसे नहीं होते और यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स होते जो ह्यूमन के जैसे दिखते हैं और उन्हें हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे भी कह सकते हैं। सो ये बोलता है कि अगर क्या हो, इन्हें कोई डिस्कवर कर ले तो इनके साथ होगा क्या। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अगर ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें ढूंढ लिया तो वो उन्हें वैसे टाइम खत्म कर देंगे, क्योंकि जो उनकी जान की कीमत है वो इंसानों के बराबर नहीं है। पर क्या सारे मॉन्स्टर बुरे होते? नहीं, सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते, पर ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा मसला भी खड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि एंशिएंट टाइम में यहाँ पे एक 9 टेल डिमन कैट था जो बुरी नहीं थी, पर उसे मुझे खत्म करना पड़ा क्योंकि मैं उसे टेम नहीं कर पाया था। सो ये बोलते हैं कि आपने यहाँ पे टेमिंग के बारे में बात की, क्या आप मुझे बता सकते कि आपने कौन सा मेथड उस टाइम यूज किया था। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हम इमोर्टल कल्टीवेटर्स के पास पहले से ही बीस्ट टाइमिंग होती है, पर जो मैंने तुम्हें स्किल दी उसके अंदर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो अब तुम मेरे से प्लीज यहाँ पे सीखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बस बातें करने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट नहीं किया। सो ये भी पीछे जाके बैठ जाता है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तो अगले मंथ से मैं तुम्हें हर रोज 3 घंटे यहाँ पे समझाया करूंगा, पर उसके बाद तुम्हें खुद से ही सब कुछ प्रैक्टिस करना होगा। सो ये भी बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पे तैयार हूँ, तो प्लीज आप मुझे सिखाएं। और उसके बाद हमें 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सिटी होती है और सिटी के अंदर वांग एक कैप्सूल के अंदर होता है जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट हो रही होती है। और वहाँ पर शेडो भी आया होता है और वो एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो मेरा एविल पपेट और ये बंदा है इतनी गंदी चोटों के साथ ये वापस आएंगे बस एक ब्लड बीट के लिए। पर वो डॉक्टर कहता है कि जब हम
इसे रिकवरिंग कैप्सूल में डाल रहे थे तो इसने हमें बताया था कि जो इसकी हालत थी ये एक ओल्ड मैन ने की थी और जो तुम्हारा एविल पपेट इसे भी उसी ने तोड़ा था और उसने उस ब्लड बेड को खत्म करके इसे भी वहाँ पे ट्रैप कर दिया था। शेडो पूछता है कि क्या वो ओल्ड मैन यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज में तो नहीं, और ये कैसे पॉसिबल है कि वो वहाँ से निकल गया। वो डॉक्टर कहते हैं कि हमें एक और चीज के बारे में पता चला कि उसके साथ एक लड़का था जो कल्टीवेटर ही था, उसने न्यू कल्टीवेशन करना स्टार्ट की थी और उसकी वजह से वो वहाँ पे बच गया था, पर अगर वो वहाँ पे नहीं आता तो उसे खत्म कर देता ही है। शेडो कहता है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी था किंग एम्परर के साथ और मुझे बहुत टाइम लग गया, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ यहाँ पे हो जाएगा। क्या तुम्हें उस लड़के का नाम पता है? वो डॉक्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है, उसका नाम सुई। और फिर हम सुई को दिखाई जाते हैं जो रोड पे घूम रहा होता है और कुछ खा रहा था और कह रहा होता है कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझे अपनी फेवरेट डिश खानी जरूर है। पर वहाँ पे कोई तेज चीज आती जो सुई का खाना ले जाती। सुई कहता है कि ये क्या था, और वो कोई नहीं एक बिल्ली होती है, वो बिल्ली वापस उस पे अल्लाह बोल देती है उसका दूसरा खाना लेने के लिए। सुई कहता है कि साली तेरी तो तेरी इतनी मजाल कि तुम मेरे हाथों से मेरा ही खाना लेके जाएगी, पर वो बिल्ली कुछ करके उससे ले जाती है और जाके एक पेड़ पे बैठ जाती है। सुई कहता है एक मिनट तू नीचे, मैं तुझको बताता हूँ, पर छोड़ मैं ऊपर आ जाता हूँ। और वो जाके उस बिल्ली को पकड़ लेता है और कहता है कि अब बता अब तेरा क्या होगा। पर वो बिल्ली उसकी ऐसी की तैसी कर देती है क्योंकि वो अपने साथ ही साथ सुई को भी लेके नीचे गिर गई होती पेड़ से और वो वहाँ पे बच्चों की तरह लड़ने लगते। पर अचानक से वहाँ पे एक सुंदरी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम उस छोटी बिल्ली को जाने क्यों नहीं देते। सुई कहता है कि पर इसने मेरा यहाँ पे खाना खाया। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। जितने भी मैंने एपिसोड बनाए थे पहले मैं सबको यहाँ पे मर्ज करके डाल दूंगा, तो तुम लोग यहाँ पे मजे से देख लेना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल एंड वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक दी होगी, उसे जाके ज्वाइन एंड फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी तुम्हें अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमें जल्दी ही मैं एडोरेबल डिसेबल का एपिसोड 3 भी आ जाएगा, तब तक के लिए जाके तुम लोग दूसरी वीडियोस को देख लेना क्योंकि वो भी काफी मैंने मस्त बनाए थे। तब तक के लिए बाय बाय, तुम सब अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।